पिछली क्लास में हम लोगों ने रोड्स के बारे में डिस्कस किया था। क्वाड्रिलेटरल मतलब हमारे यहाँ पर ना 6 तरह के रोड्स को क्लासिफिकेशन करी गई है। रोड्स को 6 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे नंबर 1 वो हमने डिस्कस किया था। नेशनल हाईवे वो डिस्कस किए थे। स्टेट हाईवेज वो डिस्कस किए थे। अदर रोड्स वो डिस्कस की थी। डिस्ट्रिक्ट रोड्स वो डिस्कस करी थी। और बॉर्डर रोड्स भी हमने डिस्कस करी थी। छोटी सी हेडिंग रोड्स के ऊपर और फिर हम रेलवे की तरफ चलते हैं। हमारे देश में रोड्स को क्लासिफाई करा गया है ऑन दी और टू इन टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज। रोड्स can be classified in two types on the basis of type of material used for their construction। रोड्स को बनाने के लिए कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करा गया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो रोड्स दो तरह की होती हैं। नंबर 1 बहुत सिंपल है, मेटेलिक रोड। नंबर 2 आपकी होती है नॉन मेटेलिक रोड। हाँ, तो रोड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज। एक तरह की रोड होती हैं आपकी नॉन मेटेलिक, दूसरी होती हैं आपकी मेटेलिक रोड्स। फर्क क्या होता है इनमें? मेटेलिक रोड्स जो होती हैं उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑल सीजन या ऑल वेदर रोड्स होती हैं। हर मौसम में वो चल सकती हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, खासकर बारिश हो, खराब नहीं होती हैं मेटेलिक रोड्स हमारी। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक रोड्स की, तो नॉन मेटेलिक रोड्स जो होती हैं आपकी वो ऑल सीजन रोड्स तो बिल्कुल नहीं होती हैं। जल्दी से वो आपकी बारिश के सीज़न में ख़राब हो जाते हैं। तो नंबर 1 डिफरेंस तो इन दोनों में ये आएगा। नंबर 2 डिफरेंस आता है इनमें कि बने किससे होते हैं। दूसरा पॉइंट इनके बारे में, मेटेलिक रोड्स क्योंकि हर सीज़न चलती हैं, तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनको बनाए जाने वाला जो मटेरियल होता है वो बेसिकली सीमेंट होता है। सीमेंट से बनती हैं ये रोड्स, तो ये हर सीज़न चल सकती हैं। ये जो रोड्स होती हैं वो कंक्रीट से बनी होती हैं मेटेलिक रोड्स, तो हर सीज़न ये चल सकती हैं। ये रोड्स जो होती हैं वो कुछ मेटल के यूज़ से बनती हैं और इनमें हम थोड़ा बहुत कोल वगैरह भी डालते हैं। जबकि नॉन मेटेलिक रोड्स इनमें से किसी से नहीं बनती हैं, ना सीमेंट, ना कंक्रीट, ना मेटल। ये सिर्फ कच्ची रोड होती हैं जो किसी भी सीज़न में ख़राब हो जाती हैं। ये इनका दो पॉइंट का डिफरेंस लिखना है हमें। तो पहला पॉइंट मेटेलिक रोड्स के बारे में, these roads are made up of cement, number 1, metal, कंक्रीट, और ये बने होते हैं आपके कोल, बिटुमेन, इन सब से बने होते हैं। जबकि आपके नॉन मेटेलिक रोड्स इनसे नहीं बने होते। These roads are not made up of cement, metal, कंक्रीट, कोल, बिटुमेन। इन चीज़ों में, नॉन मेटेलिक रोड्स में इनका इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? सीमेंट, मेटल, कंक्रीट, कोल, बिटुमेन, इन सब से ये बने होते हैं।
क्योंकि मेटालिक, तो सेकंड पॉइंट इन दोनों के डिफरेंस का ये हो जाएगा, लो, मेटालिक रोड्स का सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, दे आर ऑल वेदर रोड्स। ये ऑल वेदर रोड्स होती हैं क्योंकि इनमें मेटल्स और कंक्रीट का होता है यूज़, तो हर सीज़न चल सकती हैं ये, जबकि दे आर ओनली वन और टू सीज़न रोड, एक या दो सीज़न ही चल सकती हैं आपकी नॉन मेटालिक रोड्स। और ये भी लिख लो, एंड गो आउट ऑफ यूज़ इन रेनी सीजन। जैसे ही बारिश आती है तो जल्दी से ये लोग खराब हो जाते हैं। अब ये रोड्स ख़त्म हुए, अब हम चलते हैं रेलवे की तरफ। तो पहले हम बात करते हैं कि रेलवे एक कैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे देश में। डिस्क्राइब रेलवे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे हम ट्रांसपोर्ट की के लिए रेलवे का यूज़ करते हैं। अब रेलवे के बारे में समझते हैं, रेलवे कैसा एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखिए, पहले कुछ पता होना चाहिए हमें रेलवे के बारे में, उसका हिस्ट्री क्या है। रेलवे जो है वो 1853 में पहली बारी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और पहली रेलवे जो थी आपकी वो मुंबई से लेकर थाने गई थी 34 किलोमीटर के सफ़र पे। ये पहला पॉइंट, ये सबसे आखिरी में लिखेंगे हम, एकदम आखिरी में। तो पहले हम ये हमने जान लिया इसके बारे में कि पहली रेलवे कब चली थी, 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के दूरी पर। सबसे आखिरी में लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन में, वो समझिए। रेलवे जो है ना, एक काफ़ी प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपको पैसेंजर या किसी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और एक अफोर्डेबल प्राइस पे, एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्ग डिस्टेंस किसी पैसेंजर और किसी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करनी है इंडिया में, तो रेलवे काफ़ी प्रेफरेबल मोड है, प्रिंसिपल मोड है लोगों के लिए। इसलिए ये एक ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया साधन बन जाता है। रेलवे जो है वो हमें एक काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी देता है। हम लोग रेलवे के थ्रू जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर हमें किसी बिज़नेस पर्पस के लिए कहीं जाना है दूर, तो हम लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर कुछ साइट सीइंग करने जाना है, कहीं पर हमें किसी पिलग्रिमेज के लिए जाना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका रेलवे। तो ये 2 पॉइंट हो जाएँगे आपके। पहला पॉइंट तो हमने ये जान लिया कि रेलवे जो होता है एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दूसरा पॉइंट, रेलवे जो है आपका वो बिज़नेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज के लिए काम आता है। दूस थर्ड पॉइंट, रेलवे जो है करीबन 150 ईयर्स से हमारे इंडिया में जो है वो चल रहा है और काफ़ी लोगों की हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, रेलवे जो है ग्रेजुअली हमारे इंडिया में एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी जो है प्रोग्रेस होती जाती है हर आने वाले सालों में, और इसलिए ये कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आखिरी मैंने बताया था आपको कि रेलवे जो है उस पहली रेलवे 1853 में स्टार्ट हुई थी जो मुंबई से थाने गई थी। तो ये हम 4-5 पॉइंट रेलवे के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और आखिरी में ये कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे देश में को रोड ट्रांसपोर्टेशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करा है। कुछ बॉर्डर रोड होती हैं, कुछ सुपर हाईवेज़ होते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ पर जो
रेलवेज हैं, रेलवेज के नेटवर्क को 16 जोन्स में डिवाइड करा गया है। उनकी क्लासिफिकेशन करेगी। बस ये लिख सकते हैं हम लोग। आपका आंसर बन जाएगा पहला पॉइंट। पहले हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, रेलवे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले हेडिंग डिस्क्राइब कर दीजिए, फिर इसके 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट, रेलवे जो है हमारे देश में, रेलवेज आर दी प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है सामान, गुड्स, एंड पैसेंजर के लिए, सामान और पैसेंजर के लिए एक सबसे प्रिंसिपल मोड, सबसे अफोर्डेबल मोड होता है इंडिया में। नंबर सेकंड पॉइंट, रेलवेज make it possible to conduct मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज को करवाने में हेल्प करता है रेलवे हमें। मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि अगर आपको कोई साइट सीइंग करना है, कहीं घूमने जाना है ना, आपको किसी बिजनेस पर्पस के लिए बाहर जाना है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस, आपको किसी पिलग्रिमेज में जाना है ना, तो रेलवे आपको जो है इन सबको पॉसिबल करवाता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट रेलवे के अंदर, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, रेलवे आर एन इम्पोर्टेंट integrating force for more than 150 years in India। 150 सालों से ऊपर जो है वो रेलवेज हमारे यहाँ पर आए थे। 150 ईयर्स पहले के करीब रेलवे हमारे यहाँ पर आए थे। जब से ये हमारे इंडिया में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गए हैं, लोगों को ये इंटीग्रेट करने का एक बहुत बढ़िया साधन बन चुके हैं। कैसे? सपोज करो आप बैठे हो दिल्ली में और आपको जाना है मुंबई अपने दोस्त से मिलने, अपने रिलेटिव से मिलने, तो रेलवे पकड़ो, जल्दी पहुंच जाओगे वहाँ पर, है ना। तो लोगों को जोड़ता है रेलवे, तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट खासियत है। और क्योंकि रेलवेज में रोज रोज डेवलपमेंट आती रहती है, तो रेलवे जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। रेलवे ऑल्सो हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स एक्सिलरेटेड ग्रोथ, क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, या ऐसे लिख सकते हो, रेलवे ऑल्सो हेल्प इन इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है कंट्री की, क्योंकि खुद इसकी जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ होती रहती है। पांचवा पॉइंट, सबसे पहली बारी इंडिया में रेलवे कब स्टार्ट हुई थी, है ना, वो लिख देते हैं। द फर्स्ट रेलवे was started in 1853, that move from Mumbai to Thane
कवरिंग 34 किलोमीटर डिस्टेंस। ये इसका 5वां पॉइंट हो जाएगा कि पहली रेलवे मुंबई से थाने गई थी 34 किलोमीटर की दूरी पे, पता होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेलवे के बारे में कि आज के टाइम पे सबसे लार्जेस्ट जो गवर्नमेंट का किसी सेक्टर में भागीदारी है वो रेलवे ही है। तो रेलवे जो है एक लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कंट्री में। रेलवे की मैक्सिमम भागीदारी जो है आज के टाइम पे गवर्नमेंट के पास है। 6th पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा, द इंडियन रेलवे is the largest public, तो इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर इन इंडिया, जिसको मैंने बताया था कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विच इज डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, फुल स्टॉप। तो ये रेलवे का पॉइंट हो गया सारे। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इंडिया में रेलवेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। तो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवेज इन इंडिया। हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ रेलवेज डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखे हैं वो हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों जो हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्थ इंडिया में। देखिए नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है कंपेयर टू अगर हम बात करें साउथ से या थोड़ा सा ईस्ट पार्ट से। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। और दूसरा, नॉर्थ इंडिया में आप लोग को पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है इस वजह से। और दूसरा काफ़ी फ्लैट लैंड भी है नॉर्थ इंडिया का। जैसे अगर आप जाओ साउथ में या जाओ आप अगर नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा वहाँ पर माउंटेन्स रीजन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लैंड है, फ्लैट लैंड नहीं मिलेगा। तो इन 3 चक्करों की वजह से, पहला पॉपुलेशन हाई है, लैंड काफ़ी अच्छा सूटेबल है, एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पर, और काफ़ी फ्लैट लैंड है। इस वजह से सबसे फेवरेबल जगह जो रेलवे को बिछाने की है हमारे कंट्री में वो नॉर्थ इंडिया हो जाती है। बट नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम कब आती है पता है? नहीं, नॉर्थ में प्लेन्स हैं, बट नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम कब आती है? जहाँ पर रिवर्स होते हैं। रिवर वाले एरिया के पास में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि पानी के ऊपर आपको बिठाना पड़ेगा ब्रिज, उस ब्रिज के ऊपर ही तो आप लगा पाओगे रेलवे। तो अगर आपके नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहीं पर रिवर्स है तो वहाँ पर थोड़ा रेलवे बिछाना चैलेंजिंग काम होता है। अदरवाइज नॉर्थ इंडिया काफ़ी फेवरेबल होता है लगाने के लिए रेलवेज को। तो अगर हम पेनिनसुला की तरफ जाएं, साउथ में जाएं इंडिया की, तो वहाँ पर थोड़े से हिली एरियाज़ हैं। तो हिली एरियाज़ में रेलवे को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग जाते हैं माउंटेन एरिया पे, तो माउंटेन एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो टनल्स वगैरह बनानी पड़ेगी। दूसरा, माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम रहती है, तो वहाँ पर जो है वो इतना इकोनॉमिक, थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद सौदा नहीं होता माउंटेन्स पे रेलवे बिछाना या हिली एरिया ऑफ सदर्न इंडिया में रेलवे लगाना थोड़ा सा। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात और राजस्थान की तरफ, तो गुजरात राजस्थान में आपका जो लैंड है वो काफ़ी आपका सैंडी है, सैंडी सॉइल है, हमने पढ़ रखा है चैप्टर 1 में। तो सैंडी सॉइल में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है आपके रेलवे को बिछाना। सिमिलरली मध्य प्रदेश में काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है। हाँ, सिमिलरली आपका मध्य प्रदेश हो गया
या अगर हम बात करें उड़ीसा की साइड, तो वहाँ भी काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है। तो फॉरेस्ट एरिया में बिछाना आपके रेलवे को काफ़ी चैलेंजिंग और इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता गवर्नमेंट का। तो ये कुछ आपके बन जाते हैं पॉइंट्स कि रेलवे की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि नॉर्थ इंडिया जो है वो काफ़ी प्रेफरेबल है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर लैंड है, फ्लैट लैंड है और काफ़ी पॉपुलेशन है। तो इसलिए यहाँ पर रेलवे बिछाना काफ़ी आसान है और प्रॉफिटेबल है। देन अगर हम बात करें पेनिनसुला की तरफ, साउथ ऑफ इंडिया में जहाँ हिल्स हैं, या हम माउंटेन वाले एरिया में जाएं जहाँ बहुत सारे माउंटेन हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम पड़ता है, क्योंकि लोग कम रहते हैं, दूसरा इतना टूरिस्ट जाएगा नहीं इतने माउंटेन में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थर्ड पार्ट, अगर हम बात करते हैं राजस्थान गुजरात के एरिया में जहाँ थोड़ा सा सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पर भी आसान नहीं होता रेलवे को बिछाना। और फोर्थ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के एरिया जहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ थोड़ा सा बिछाना प्रॉब्लम पड़ता है रेलवे को। सबसे प्रेफरेबल नॉर्थ इंडिया ही रहता है। तो पहला पॉइंट लिखिए आप लोग इस आंसर में, दी नॉर्दर्न प्लेन्स विद वास्ट लेवल लैंड, काफ़ी फ्लैट लैंड है नॉर्थ इंडिया का, हाई पॉपुलेशन है एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स, काफ़ी एग्रीकल्चरल लैंड है, प्रोवाइड्स द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ रेलवे। तो काफ़ी रेलवे को आप देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में इसी वजह से, क्योंकि काफ़ी अच्छा लैंड है यहाँ पर। लेकिन तब भी हाउएवर अ फ्यू रिवर्स, जहाँ पर हमें लगाना पड़ता है bridges, however a few rivers requiring construction of bridges pose a प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देता है जब आप रिवर वाले एरिया में ब्रिज के थ्रू लगा रहे हो रेलवे लाइन। थर्ड पॉइंट, इन द हिली एरिया, in the hilly areas of peninsular region, it is difficult to lay railway lines through tunnels. Similarly, it is difficult to lay railway in Himalayan region due to less population and low economic opportunity. Similarly, अगर हम बात करें it is difficult to construct is difficult to construct railway across
फॉरेस्ट ट्रैक इन मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, झारखंड, फुल स्टॉप। तो ऐसी बात नहीं है कि पेनिनसुला रीजन में रेलवे नहीं है, हिमालय में रेलवेज नहीं है, या मध्य प्रदेश उड़ीसा में नहीं है, हैं, बट क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया है यहाँ पर रेलवे को बिछाना, इसलिए थोड़ा रेलवे यहाँ पर कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन है।